नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब नया साल आ चुका है, तो नए साल की शुरुआत जो है वो कुछ धमाकेदार अपडेट के साथ शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ से। अब सबको कुछ महीने पहले मैंने बताया था कि एचएएल की तरफ से भी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे अभी 2027 तक तैयार करने का प्लान बनाया गया है और इसको आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल की तरफ से अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की 3 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आई थी और हाल ही में ही बायू एरोस्पेस के साथ किए गए एक इंटरव्यू के दौरान हमारे नेवी चीफ की तरफ से बताया गया था कि एचएएल अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की 3 अलग अलग वेरिएंट को बनाना चाहती थी, जिसमें से एक स्पेशल ऑपरेशन को करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, एक सरफेस वॉरफेयर और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया जाएगा। लेकिन नेवी की तरफ से फिलहाल के लिए एचएएल की इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था और नेवी का कहना था कि नेवी अलग अलग ऑपरेशन को करने के लिए अलग अलग वेरिएंट को इंडेक्ट करना नहीं चाहती, बल्कि नेवी को ये सभी खूबियां एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर चाहिए, जो कि स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर सरफेस वॉरफेयर को भी कर सकता है। इसके अलावा नेवी इसको सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए या फिर एयरबॉर्न माइन डिस्पोजल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छी बात यह कि एचएएल की तरफ से नेवी की इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया है और अभी वो ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर को डेवलप करने वाले हैं जिसमें ये सभी खूबियां मौजूद होने वाला है। लेकिन एचएएल का कहना है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होने वाला है, क्योंकि ये सभी खूबियां एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर ऐड करने में एचएएल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एचएएल अभी 2023 में ही इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहली प्रोटोटाइप को बनाने वाली है, जिसको इनिशियल ग्राउंड ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद 2026 से इसकी सीरीज फ्लाइट ट्रायल को शुरू किया जाएगा और 2029 से इसकी मास प्रोडक्शन के लिए इसको क्लियर कर दिया जाएगा। नेवी की बात करें तो नेवी को अभी कम से कम 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जरूरत है और नेवी अभी कम से कम 60 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को इंडेक्ट करने के लिए एचएएल को वादा कर चुका है, जिसमें से कम 19 हेलीकॉप्टर को नेवी की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा और बाकी बचे सभी हेलीकॉप्टर्स को मल्टी रोल मिशन के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। आप सब जानते हैं कि अस्त्र मिसाइल हमारा पहला इंडिजिनस VVR मिसाइल है, जिसको अभी धीरे धीरे सर्विस में शामिल करना शुरू किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इसको सिर्फ अभी हमारे Su-30 MKI जैसे फाइटर से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी जल्दी से इसको तेजस और MiG-29 जैसे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने की बात की गई है। अब अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वर्जन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर तक बताया जाता है, जो कि इसको लॉन्च करने वाले अल्टीट्यूड और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी तक इसके जितने भी टेस्ट किए गए थे उस सभी में अस्त्र मिसाइल एक बार 95 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हाल ही में बंसी ड्रोन के साथ किए गए टेस्ट के दौरान इसने लगभग 87 किलोमीटर की दूरी से बंसी ड्रोन को मार के गिरा दिया था। अब अस्त्र मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल ने बताया कि 87 किलोमीटर की डिस्टेंस से बंसी ड्रोन को मार गिराना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि बंसी एक लो ऑब्जर्वेबल टारगेट है जिसकी रडार क्रॉस सेक्शन नॉर्मल एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही कम है और इसकी मैक्सिमम रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से लेके 1 के अंदर ही होने वाली है। अगर इतनी कम RCS वाले टारगेट को 87 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अस्त्र मिसाइल ट्रैक कर सकता है और इफेक्टिवली उनको मार के गिरा सकता है, तो ये लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को भी इजीली ट्रैक कर पाएगा, यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी अस्त्र मिसाइल की परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। और अभी 1 मीटर स्क्वायर की टारगेट के लिए अस्त्र मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज होने वाली है वो कम से कम 80 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला है, जिसमें एयरक्राफ्ट के अलावा क्रूज मिसाइल या ड्रोन जैसे टारगेट भी शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट S-400 और S-500 सिस्टम को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि अभी रशिया की तरफ से बार बार S-500 सिस्टम को भारत को ऑफर करने वाले स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और रशिया की टॉप 3 ऑफिशियल की तरफ से अभी ये स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि S-500 सिस्टम का अगर कोई पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है तो वो भारत होने वाला है। लेकिन अभी तक इसको लेके भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया कि भारत आगे चल के S-500 सिस्टम को खरीदने वाला है। पर अभी पहली बार टाइम्स नाउ की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत अभी एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए विचार कर रहा है और आप सब जानते हैं कि दिसंबर में ही भारत को S-400 सिस्टम की पहली रेजिमेंट को डिलीवर किया गया था, जिनको अभी भारत की तरफ से डिप्लॉय किया जा रहा है और इनको अगले महीने से यानी कि फरवरी से
फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसी बीच बाकी बचे S-400 सिस्टम की डिलीवरी 2023 तक कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद भारत एडिशनल S-400 यूनिट्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की सोच रहा है। और इसके अलावा टाइम्स नाउ के क्लेम के मुताबिक यहाँ पर भारत S-400 सिस्टम को खरीदने के अलावा S-500 सिस्टम के साथ भी जा सकता है, जो कि S-400 सिस्टम के मुकाबले एक एडवांस वर्जन होने वाली है और इससे हम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टारगेट कर सकते हैं और ये हमारे एग्जिस्टिंग S-400 सिस्टम के ऑपरेशनल रेंज को भी बेहतर करने वाला है। और साथ ही एक और स्टेटमेंट भी अभी टाइम्स नाउ की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर रशिया से भारत पहले S-400 सिस्टम को खरीदने लगता है तो आगे चल के रशिया कभी भी S-500 सिस्टम को चाइना को सप्लाई नहीं करने वाला है। और अगर ये स्टेटमेंट सही निकलती है तो भारत को बेशक आगे चल के S-500 सिस्टम को एक्वायर करने पर विचार करना चाहिए। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेके है। आप सबको पता होगा कि नेवी की तरफ से अभी अपने कैरियर से ऑपरेट करने के लिए 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और ये तब की बात है जब मैं सिंगल हुआ करता था, लेकिन आज तक ये टेंडर फाइनल नहीं हुआ है और आज भी मैं सिंगल ही हूँ। तो इसका शायद एक ही मतलब बनता है कि जब तक मैं सिंगल हूँ ये टेंडर फाइनल नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? तो अगर आपको नेवी की फिक्र है और नेवी को इस टेंडर की फिक्र है तो सबसे पहले मेरी सेटिंग करवा के देखो, शायद टेंडर जल्दी फाइनल हो जाए। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। वैसे मजाक बहुत हुआ। तो इस टेंडर में अभी जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा कम करके 26 तक रिड्यूस कर दिया गया है और इसमें अभी सिर्फ रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पहले से तो बोइंग की तरफ से F-18 को इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई किया जा चुका है और वो इसको इंडियन नेवी की सोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट करने के लिए भेजने वाले थे। पर अभी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी सबसे पहले INS हंसा बेस से रफाल एम की टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये जो नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाने वाले जिसके लिए इस टेंडर को फ्लोट किया गया है उनको ISC-1 यानी कि INS विक्रांत में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नेवी अभी 6 जनवरी से रफेल को INS हंसा बेस से टेस्ट करने वाला है और साथ ही F-18 को भी आगे चल के टेस्ट करने का प्लान किया गया है। लेकिन इस टेंडर में रफेल के सिलेक्ट होने की चांसेस हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स को लगता है कि रफेल F-18 के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा है और इस वजह से इसको स्टोर करने के लिए INS विक्रांत में कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि F-18 को ऑपरेट करने के लिए हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जबकि सच्चाई है कि INS विक्रांत का जो लिफ्ट है उसमें रफेल एम फिट नहीं होने वाला है और F-18 टाइट फिट होने वाला है। तो मे भी F-18 को बिना किसी मॉडिफिकेशन के INS विक्रांत से यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन रफेल को ऑपरेट करने के लिए हमको INS विक्रांत में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि रफेल की जो विंग है उसको फोल्ड नहीं किया जा सकता है। अब ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर हम लाइव स्ट्रीम के दौरान बातचीत कर सकते हैं और आज शायद हम 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये फाइनल नहीं हुआ है और अगर ऐसा हुआ तो हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे अगर ये अपडेट सही निकलता है तो मेरे हिसाब से रफेल या F-18 में से किसी एक को हम INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि INS विक्रांत से अभी के लिए MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाएगा, जिनको आगे चल के 2032 के बाद हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस कर देंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और आप सबको पता होगा कि अभी पिछले 1-2 सालों से आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था, क्योंकि हमारी आर्मी की वर्तमान की जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनकी पैटर्न काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए उतने अच्छे कैमफ्लॉज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अभी पिछले कुछ सालों से आर्मी के लिए नए डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न के कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया जा रहा था और पिछले साल इसकी कुछ यूनिट को टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया था। अभी पता चला है कि फाइनली नए साल की शुरुआत के साथ साथ आर्मी की तरफ से अपने नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च किया जाने वाला है और इसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाएगा। इस नए यूनिफॉर्म को अभी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किया गया है और उनका कहना है कि हमारे जवानों को अभी बेहतर कंफर्ट देने के साथ साथ ऑपरेशनल फ्रेंडली भी होने वाला है। इस तरीके की नए यूनिफॉर्म को सबसे पहले आर्मी डे के अवसर पर ही डिस्प्ले किया जाएगा और मे भी आर्मी डे के परेड में इसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।